सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 8 महिलाएं जाति एवं सुधार का आगे का प्रकरण जाति एवं समाज सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि आज से 200 साल पहले का जो भारत है वो कैसा था। तो आज के भारत में और 200 साल पहले के भारत में बहुत अंतर था, क्योंकि उस समय भारत में कुछ कुप्रथाएं चलती थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जातिगत भेदभाव आदि। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस सोच में परिवर्तन आया, नए नए कानून बनाए जाने लगे, कुछ समाज सुधारक आए, जैसे कि हमने पढ़ा था ऐसे ही एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका ये मानना था कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम उठाई थी, और इन्हीं के कारण 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। ऐसे ही एक समाज सुधारक हमने पढ़े थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने के बारे में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। फिर ऐसे ही हमने पढ़े एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में ही प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था, और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह कानून पारित किया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब बहुत सारे सुधारकों को ये लगने लगा कि महिलाओं की दशा तभी सुधरेगी जब महिलाएं और लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, तो उनको शिक्षित करना जरूरी है। इसीलिए लड़कियां धीरे धीरे स्कूल जाने लगी, और 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं कॉलेज में भी जाने लगी। उनमें से कुछ डॉक्टर बनने लगी, कुछ शिक्षिकाएं बनने लगी, और कुछ महिलाएं हैं वो अब लेखिका बन गई, यानी लिखने का काम करने लगी। और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने विचार भी छापे। तो इसी तरह की महिलाओं में एक महिला थी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ऐसी ही एक और महिला थी पंडिता रमाबाई। इन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की जो दुर्दशा थी उसके ऊपर एक किताब लिखी, और पूना के अंदर एक विधवा गृह की स्थापना की थी। तो इस तरह से 19वीं सदी के आखिर तक महिलाएं भी अब सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल खोले और प्रशिक्षण केंद्र खोले, और महिलाओं को संगठित किया। तो इस तरह से कई समाज सुधारक हमारे भारत में, जिनमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल थी, और इन कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। तो आज हम पढ़ेंगे जाति और समाज सुधार के बारे में। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातियां गैर बराबरी के भी विरोधी थी। तो राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। तो देखो, जो प्रार्थना समाज है इनकी स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, और ये ब्रह्म समाज से प्रेरित थे, और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, और बिल्कुल ब्रह्म समाज के नियमों का ही अनुसरण करते थे ये। तो इसमें भी सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से ये निजात पा सके। यानी इनकी जो बैठकें होती थी तो उसमें ये जानबूझ करके भोजन और छूने जैसे जो जातीय कानून बनाए हुए थे उनका जानबूझ कर ये उल्लंघन करते थे, ताकि ये अपने जीवन में इन बंधनों से मुक्ति पा सके। इसके बाद देखो आगे है, कई लोग ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों
और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया ने अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन इन्हें मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो, आपको याद होगा कि हमने कक्षा 6 में जमशेदपुर नगर के बारे में पढ़ा था, है ना, कि कैसे जमशेद टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा वो लौह अयस्क को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तब वो कहीं पहुँचे और उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री और पुरुष टोकरियों में कच्चा लोहा लेकर जा रहे हैं। तो वो लोग थे अगरिया समुदाय के लोग। तब उनसे पूछा कि वो ये लोहा कहाँ से लाए हैं। तो उन्होंने एक दूर पहाड़ी की तरफ उंगली उठाई थी, और लेकिन वो इलाका था सूखा और वहाँ ये कारखाना नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, वहाँ पर पानी नहीं था। तो इस तरह से ही अगरिया समुदाय के लोगों ने ही उन्हें एक और स्थान बताया, और जिसकी वजह से ये भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। और इस तरह से कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि इस स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ़ किया गया और फिर एक फैक्ट्री लगाई गई और एक औद्योगिक शहर बसाया गया, और जिसका नाम रखा गया था जमशेदपुर। ये जमशेद टाटा के नाम से ही जमशेदपुर इसका नाम रखा गया था। तो इस तरह से कई नए शहर भी बसाए गए थे, और वहाँ पर अब क्या है, मज़दूरों की ज़रूरत थी। कैसे कि कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ़ किया जाना था। इसके लिए कुली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ़ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। और यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। यानी कि ये गरीब थे और जो जमींदार वगैरह थे वो उनका रोज़ाना अपमान करते थे। उससे बचने के लिए ये कठोर काम करने को भी तैयार थे, और इसलिए ये अपने गांव छोड़ कर शहरों की तरफ जा रहे थे। तो ये देखो, आपको यहाँ एक चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि ये कुली जहाज़ है, 19वीं शताब्दी का चित्र है। जॉन एलेन नामक इस कुली जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। इसके बाद देखो कि इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। यानी मजदूरी के अलावा सेना में भी लोगों की अब ज़रूरतें बढ़ रही थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई, और दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो देखो, यहाँ एक चित्र देखिए कि जूते कौन बना सकता है। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं और उन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़ों के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। यानी लोगों में ये था कि जूते बनाने का काम है नीची जाति के लोग करते हैं। तो ये पूर्वाग्रह हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि किसी भी धर्म या जाति विशेष के लोगों के लिए हम अपने दिमाग में पहले से ही एक बात पक्की कर लेते हैं कि इनका ये ही काम है। तो इसी तरह से तो ये बाकी लोग क्या है, वो ये सोचते थे कि भी जूतियाँ बनाने का काम, जूते बनाने का काम है वो नीची जाति के लोगों का है। तो इसीलिए क्या हुआ, अब ये जो जूते तैयार करते थे मोची, वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें इसका काफ़ी लाभ हुआ।
तो देखो जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग हैं। ये 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के अंदर दिखाया गया है एक चित्र के अंदर। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। इसके बाद आगे देखिए कि यहाँ फिर एक चित्र है कि गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर लेकर जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। तो ये देखिए यहाँ एक नोटिस है कि कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो देखो अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हमें कक्षा में ना बैठाकर बाहर बिठा दिया जाए बरामदे में, तो हमें कैसा फील होगा, हम कैसा महसूस करेंगे, है ना, कि हमारे दिमाग में क्या क्या विचार आएंगे कि हम उन बच्चों से अलग क्यों बैठे हैं, उनमें और हम में क्या कमी है। इस तरह के बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे और हमें सीधी सा है कि हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद आगे देखिए समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में ऐसा ही एक आंदोलन चला था, सतनामी आंदोलन, और इस आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में भी हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, यानी मनुष्य हैं उनकी एक ही जाति है। और उनका एक मत था, महत्वपूर्ण कथन ये था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव्यम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी, और उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने की भी कोशिश की। इसके बाद देखिए ऐसे ही एक और समाज सुधारक थे, ज्योतिराव फूले। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी, क्योंकि ईसाई प्रचारकों ने क्या है, निम्न जाति के लोगों के लिए कई स्कूल खोले थे। तो बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का ये तर्क था कि आर्य विदेशी थे, यानी वो भारतीय नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे, और जो कि इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले जो यहाँ रह रहे थे, तो यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्होंने गुलाम बनाया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे इस पराजित जनता को नीच और निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई भी अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ चित्र में ज्योतिराव फूले दिखाई दे रहे हैं। तो फूले ने ये दावा भी किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे।
उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी कि श्रमिक जातियों को और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई, यानी कि ज्योतिराव फूले द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की। देखिए ज्योतिराव फूले ने क्या कहा, मैं यहाँ तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिससे लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा फिर से यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ, यानी वही ऊंच और नीच का भेदभाव चल पड़ेगा। तो इस तरह से ज्योतिराव फूले ने अपने विचार रखे। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, यानी अमेरिका के अंदर युद्ध चल रहा था और जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, और इसी तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। और जैसा कि इस उदाहरण से भी पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। तो जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिमी भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिणी भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में आगे भी चलता रहा। तो ये देखो कि यहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है और यह मदुरै का मंदिर है और इसका ये प्रवेश द्वार है और ये चित्र बनाया है टॉमस डैनियल द्वारा 1792 में। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उससे पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास फटकने भी नहीं दिया जाता था। तो अब यहाँ देखो कि मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत ही नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलके से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, यानी मंदिरों में जाना, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण और पुजारी इस बात पर बहुत ही आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 1927 में अंबेडकर जी ने एक आंदोलन चलाया था और उन्होंने ये कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के जो दो मुख्य सिद्धांत हैं, समानता और जातिवाद की समाप्ति और उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मंदिर के जलाशयों के पानी का इस्तेमाल किया। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे और वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो इस तरह से देखो कि हमारे समाज में काफ़ी कुरीतियाँ और जातिगत भेदभाव हैं वो फैले हुए थे और कई समाज सुधारक हुए थे जिनके प्रयासों से इन पर काफ़ी हद तक काबू भी किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।